हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, और उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से। और आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय इतिहास का चैप्टर 1 देखेंगे, सामान्य परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, और इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है आपसे कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहास कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या हो जाएगा? प्रथम यूनानी इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था थ्यूसिडाइडिस के द्वारा। किसके द्वारा? थ्यूसिडाइडिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आपसे कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्ट्रीज के जो रचनाकार उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। आपसे ये भी पूछा सकता है कि द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है, तो वो भी हो जाएगा हेरोडोटस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? द फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को ही द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन कहा गया था इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका, ये आपसे पूछा है। तो ये किसका हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा हीगल का। किसका हो जाएगा? ये कथन हीगल का हो जाएगा। हीगल ने ही कहा था इतिहास अपने को दोहराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी भी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया गया था, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था हीगल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? हीगल के द्वारा ही ये कथन कहा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कथन कहा गया था कि समस्त इतिहास वर्ग जो है संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था मार्क्स ने। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी उन्होंने किया था। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के थ्रू ही वो जो है वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन कहा गया था कि इतिहास जो है विगत की राजनीति है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था सीले के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? सीले के द्वारा कहा गया था कि इतिहास विगत की राजनीति है, ठीक है। ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सूची 1 में लेखक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए के तहत जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम ओक्साट की बात करें तो ओक्साट का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? ओक्साट के द्वारा कहा गया था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेविलियन की बात करें, ट्रेविलियन ने क्या कहा था? तो ट्रेविलियन के द्वारा कहा गया था 4 में, यानी कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व क्या है? वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है।
उसके बाद कॉलिंग वुड की बात करें तो कॉलिंग वुड के द्वारा क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। क्या है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। उसके बाद ब्यूरी का क्या हो जाएगा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, तो किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था बेनेडिटो क्रोचे। क्या है, बेनेडिटो क्रोचे के द्वारा यह कहा गया था कि दर्शन शास्त्री ने जो कहा था कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है या किसके द्वारा कहा गया। तो ये जो कथन कहा गया था इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, ये कहा गया था आपका E.H. कार के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, E.H. कार के द्वारा ही कहा गया था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार है। ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है। तो BC से हम लोग क्या समझते हैं, किसको कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। किसको, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं उसको हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली AD का पूर्ण रूप क्या होता है। AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनो। क्या होता है, एनो डोमिनो। तो इसका हो जाएगा एनो डोमिनो। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व कब आएगा। तो ये होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। क्या आता है, वर्ष 150 ईस्वी के बाद आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो 1015 ईस्वी कौन सा शताब्दी में आएगा। देखिए 10वीं शताब्दी खत्म हो गया, 10वीं के बाद हम लोग 11वीं की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जो दिख रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है 1015 है, 1015 यानी कि हम 1100 की तरफ जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी हो जाएगा, यानी कि 1015, 1016, 1017 कुछ भी रहे वो 11वीं शताब्दी में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपको संवत के बारे में दिया हुआ है और सूची 2 में आपको किस समय इसका गणना शुरू किया गया उसके बारे में दिया गया है। तो 1 में दिया हुआ है विक्रम संवत, B में दिया हुआ है शक संवत, C में दिया हुआ है गुप्त संवत और D में दिया हुआ है कली संवत। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत क्या हो जाएगा हमारा, विक्रम संवत हो जाएगा हमारा 58 ईसा पूर्व में। कब हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व में। और अगर शक संवत की बात करें तो शक संवत हमारा कब हुआ था शुरू, शक संवत हमारा हुआ था 78 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में। उसके बाद गुप्त संवत की बात करें तो गुप्त संवत कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 320 ईस्वी में। कब हुआ था, 320 ईस्वी में। और कली संवत की बात करें तो कली संवत हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, उसका गणना हुआ था 102 ईसा पूर्व में। इस तरह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 और शक संवत यानी B का हो जाएगा हमारा 3 और C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। क्या हो जाएगा, ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ किया गया था, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत जो है उसका आरंभ का तिथि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा ईस्वी में हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कनिष्क के शासनकाल में। किसका, कनिष्क के शासनकाल में ही शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो कि नेशनल कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा हमारा शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि गुप्त संवत जो कि 319 से लेकर के 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गुप्त संवत जो है 319 320 ईस्वी को जो प्रारंभ होने का जो
तिथि है उसको प्रारंभ करने का श्रेय आपसे पूछा है कि किसे जाता है, वो किसको जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। किसको जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत 319 से लेकर के 320 ईस्वी तक में लागू करने का, यानी कि शुरू करने का, प्रारंभ करने का श्रेय उसे ही जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था वो किस उपलक्ष्य में किया था, वो किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। किसमें किया था, राज्यरोहण के स्मारक के रूप में ही उन्होंने गुप्त संवत का जो है प्रारंभ किया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कूट दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया। पहले में दिया है विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी में आरंभ किया गया था। बी में दिया हुआ है शक संवत जो है सन 78 में आरंभ किया गया था। और सी 3 में दिया हुआ है गुप्त संवत जो है 319 में आरंभ किया गया था। और 4 में जो है मुसलमान का शासन युग जो है 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो ये भी देखिए आपको सही है कि 58 ईस्वी से विक्रम संवत का शुरुआत किया गया था। और शक संवत कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। और गुप्त संवत जो है बताया था कि 319 से लेकर के 320 में इसका आरंभ माना जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो ये क्या था, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। किसमें, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में ही 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया। तो कलचुरी संवत कौन सा कहलाया था, वो कहलाया था त्रैकूटक संवत। क्या कहलाया था, त्रैकूटक संवत। ठीक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, ये किया था विक्रमादित्य फोर के द्वारा ही, विक्रमादित्य फोर के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो नए संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है, तो वो है लक्ष्मण सेन को। किसको है, लक्ष्मण सेन को ही एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1931। क्या हो जाएगा, 1931। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है कि विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत के रूपांतरित करने पर मान होगा। विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत के रूपांतरित करने का मान होगा। इसका मान क्या होगा, तो 2013 होगा। क्या होगा, 2013 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो आपसे पूछा है कि विक्रम संवत और शक संवत जो आरंभ किया गया था दोनों के बीच में कितने वर्षों का गैप है, कितने वर्षों का अंतर है, वो आपसे पूछा है। तो वो हो जाएगा 135 वर्ष। क्या हो जाएगा, 135 वर्ष का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत शुरू करने का जो बीच में गैपिंग है और वर्षों का, उतने वर्षों का अंतर है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा। तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपने दिया है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विगत संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा, शक संवत क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1928 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति जो है निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये हो जाएगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्या हो जाएगा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया।
कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण का पद्धति का जो विकास किया गया था कि किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था विलर्ड लिब्बी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, विलर्ड लिब्बी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया कि काष्ठ, अस्थि और सर्ग के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातत्व नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन 14। कार्बन 14 के द्वारा ही हम किसी काठ हो गया, अस्थि हो गया या फिर कोई हमारा जीवाश्म जो है उसका जो आयु का निर्धारण करते हैं किसके द्वारा करते हैं, कार्बन 14 के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है निम्न की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होती है। अभी बताया कि कार्बन जो 14 है उसके द्वारा जीवाश्म का ही पता लगाया जाता है कि वो कितना साल पुराना था। आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग के द्वारा किसका आयु निर्धारित किया जाता है, तो जीवाश्म का आयु निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है, तो जब मानव ने लिखना शुरू कर दिया था। कब, जब मानव ने लिखना सीख लिया था। तो मानव ने लिखना जब से सीखा तब से उसको प्रागैतिहासिक का अंत माना जाता है और इतिहास का आरंभ माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में जो है ऐतिहासिक काल का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है, वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से। कब से माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 में आपसे पूछा है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला था। तो सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा प्रमाण मिला था जिसके वजह से सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा लेखन। क्या हो जाएगा, लेखन। सिंधु सभ्यता के समय में इंसान जो है, जो मनुष्य है वो लिखना सीख गए थे, लेकिन उसका जो लिखा हुआ था लिपि वो हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिखना उन्होंने सीख लिया था। तो इसी कारण से सिंधु सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो कि 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तिथि के बराबर होगा। तो शक संवत पर आधारित बोला गया कि एक शक संवत पर आधारित जो 1 चैत्र होगा वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तिथि के बराबर होगा। तो वो हो जाएगा 22 मार्च से लेकर के 21 मार्च। क्या हो जाएगा, 22 मार्च या फिर 21 मार्च को वो दोनों बराबर होता है। शक संवत का 1 चैत्र और ग्रेगोरियन कैलेंडर का 22 मार्च या 21 मार्च बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है आपसे कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। ये रिवाज किसने चलाया था, ये रिवाज चलाया था सेलेरियस। किसके द्वारा चलाया गया था, सेलेरियस के द्वारा। सेलेरियस ये वो पहला आदमी था जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ना शुरू किया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलेरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलेरियस हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद के जो चैप्टर है उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।